हेलो एवरीवन, मैं कोकिला प्रधान आपका अपने यूट्यूब चैनल योर बेस्ट ऑप्शन ग्रुप चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछले क्लास में हमने डलहौजी की हड़प नीति इसको समझ लिया था। आज हम देखेंगे भू राजस्व व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था क्या है? इसका सीधा मतलब यही है कि जमीन पर लगने वाला टैक्स मतलब लगान। अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए कड़े नियम बनाए थे। मतलब देश चलाने के लिए किसानों से उनकी जमीन और फसल के बदले एक निश्चित टैक्स वसूला जाता था। इसको हम भू राजस्व व्यवस्था कहते हैं। और अंग्रेजों ने इसके लिए कड़े नियम बनाए थे, जिसमें जमींदार किसानों से जबरन भारी लगान वसूलते थे। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था। तो सबसे पहले हम जानेंगे भू राजस्व व्यवस्था की पृष्ठभूमि, मतलब भू राजस्व व्यवस्था के लाने के क्या क्या कारण थे। 3 कारण थे मुख्य रूप से: राजनीतिक और कानूनी कारण, आर्थिक और प्रशासनिक कारण और कृषि और सामाजिक संकट। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक और कानूनी कारण क्या था। बक्सर का युद्ध हुआ था और दीवानी अधिकार मिला था अंग्रेजों को। 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की थी। इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को मतलब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत के जो पारंपरिक गांव हैं, उससे टैक्स वसूलने का कोई प्रशासनिक ढांचा नहीं था और इनके पास कोई टैक्स वसूलने का इन्हें कानूनी हक मिला। इनके पास कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वसूला जाए। लेकिन कंपनी व्यापारिक संस्था से वित्तीय शक्ति बन गई थी। ये था पहला कारण, इन्हें दीवानी अधिकार मिल गया था। दूसरा, इनकी सबसे बड़ी समस्या थी प्रशासनिक अज्ञानता। मतलब उन्हें भारतीय कृषि व्यवस्था की कोई समझ ही नहीं थी। और अंग्रेज वैधता, मतलब अंग्रेज सीधे भारतीय किसानों के सामने जाकर टैक्स तो नहीं मांग सकते, क्योंकि इससे इन लोगों इन्हें डर था कि जनता विद्रोह न कर ले। इसलिए इन्हें एक ऐसे बिचौलिए या फिर माध्यम की तलाश थी जो भारतीयों के बीच का ही हो और अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूल कर लाए। ये था कारण। और आर्थिक और प्रशासनिक कारण में कंपनी का एक संकट था आय की अनिश्चितता। मतलब स्थायी बंदोबस्त से पहले अंग्रेजों का राजस्व हर साल बदलता रहता था। कभी बहुत ज्यादा टैक्स आ जाता था तो कभी सूखा पड़ने पर बिल्कुल भी नहीं आता था। इससे क्या हुआ, बजट बनाने की समस्या आई। मतलब आय तो निश्चित नहीं था, इसके कारण कंपनी अपना बजट ही नहीं बना पाती थी। उन्हें यह तय करने में दिक्कत होती थी कि सेना पर कितना खर्च करना है, प्रशासनिक अधिकारियों को कितनी सैलरी देनी है और यूरोप व्यापार के लिए कितना सामान खरीदना है। इसलिए कंपनी एक निश्चित और स्थायी आय चाहती थी। और बार बार प्रयोग से वो थक चुकी थी। प्रशासनिक थकान मतलब हर साल वो नए सिरे से तय करने में पूरी जनशक्ति बर्बाद कर देती थी। मतलब हर साल केवल टैक्स के लिए बोलियां लगवाने, उसका असेसमेंट करवाने और हिसाब रखने में ही बहुत जनशक्ति हर साल खर्च हो जाती थी। इससे प्रशासन के जो बाकी काम हैं वो सब ठप हो जाती थी। इसके बाद है कृषि और सामाजिक संकट, लेकिन इसके पहले ये बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भूमि बंदोबस्त के शुरुआती प्रयोग 1765 से 1793। सबसे पहले सबसे पहली बात, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस द्वारा लाया गया था, लेकिन वो अचानक से नहीं आया था। इसके पहले अंग्रेजों ने भारत में टैक्स वसूलने के लिए 1765 से 1793 के बीच 3 बड़े प्रशासनिक प्रयोग किए थे। इन प्रयोगों के दौर को ही भूमि बंदोबस्त के नए प्रयोगों का आरंभ कहा जाता है। 3 चरण थे। पहले चरण में 1765 से 1772 में रॉबर्ट क्लाइव का द्वैत शासन आया था। भारतीय एजेंटों के माध्यम से क्रूरता पूर्वक टैक्स की वसूली की जाती थी। दूसरे चरण में 1772 से 1777 वारेन हेस्टिंग का पंचवर्षीय बंदोबस्त आया था। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को 5 साल के लिए जमीन की नीलामी और फिर उसी का वार्षिक बंदोबस्त आया था। 5 साल का नियम नाकामयाब हुआ, फेल हो गया। इससे हर
ये फेल होने पर ही 1 साल में जमीन की नीलामी ये एक भू राजस्व व्यवस्था उसने लाया था। मतलब आखिर में ये तीनों फेल हो गए थे। इन तीनों अस्थायी और असफल प्रयोगों की अनिश्चितता को खत्म करने के लिए अंत में लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त आया। सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव। कौन कौन 3 लोगों को पढ़ना है, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव का द्वैत शासन। इसका क्या था, पहली क्लासेस में भी हमने देखा है, लेकिन उसका परिचय मात्र ऐसे ही देखा था। आज हम डिटेल में इसको देखेंगे। 1765 से 1772 के बीच में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन, दोहरा शासन लागू किया था। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन को 2 भागों में विभाजित किया था। दोहरा शासन मतलब दीवानी अधिकार और निजामत अधिकार। दीवानी अधिकार मतलब टैक्स वसूलने का अधिकार सीधा कंपनी के पास था, अंग्रेजों के पास था। इसका मतलब था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा से भू राजस्व वसूलने की पूरी शक्ति अंग्रेजों के हाथ में थी। निजामत अधिकार मतलब शांति व्यवस्था, पुलिस, न्याय, प्रशासन की जिम्मेदारी, प्रशासनिक जिम्मेदारी, ये सब बंगाल के नवाब को सौंप दी गई थी। उस समय बंगाल का नवाब था नजम उद दौला। और द्वैत शासन का सिद्धांत एक तरीके से अनैतिक था, क्योंकि कंपनी के पास अधिकार तो था लेकिन उसके पास जिम्मेदारी नहीं थी। लेकिन नवाब के पास जिम्मेदारी थी लेकिन उसके पास कोई अधिकार नहीं था। यह व्यवस्था पूरी तरह से एक अनैतिक सिद्धांत पर टिकी थी। कंपनी के पास संपूर्ण अधिकार और वित्तीय शक्ति थी, लेकिन जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं था। वहीं नवाब के पास जनता को संभालने का पूरा उत्तरदायित्व था, लेकिन शासन चलाने के लिए कोई वित्तीय अधिकार या फिर पैसा नहीं था। और इसका वास्तविक स्वरूप, सबसे पहली बात तो अंग्रेज खुद भारतीय गांवों से टैक्स वसूलने के लिए नहीं आते थे और न ही वे सीधे भारतीयों के सामने आकर बदनाम होना चाहते थे। इसलिए क्लाइव ने अप्रत्यक्ष व्यवस्था अपनाया था। उसने टैक्स वसूलने के लिए 2 भारतीय एजेंटों मतलब उप दीवान को नियुक्त किया था। दो दो लोगों को, पहला तो मोहम्मद रजा खान बंगाल के लिए और राजा सताब राय बिहार के लिए। इन एजेंटों का एकमात्र काम था किसानों पर कोड़े बरसाकर उनके घर को नीलाम करके अंग्रेजों के लिए ज्यादा से ज्यादा लगान वसूलना। इसका परिणाम हुआ था बंगाल की कृषि पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। और 1770 में भीषण बंगाल अकाल पड़ा था। और यही था तीसरा कारण, कृषि और सामाजिक संकट, कृषि का पतन और 1770 का अकाल। मतलब 1765 से 1790 के बीच में अंग्रेजों ने इतनी बेरहमी से टैक्स वसूला कि किसानों के पास बीज खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। कृषि क्षेत्र पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जमीनें बंजर हो रही थी और किसान खेती छोड़कर जंगलों या शहरों की तरफ भाग रहे थे। और 1770 में अकाल, बंगाल अकाल सब इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी मानी जाती है। बंगाल की 1/3 आबादी, लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और ये एक प्रकार से अंग्रेजों को एक प्रकार से चेतावनी था कि अगर खेती को तुरंत नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में कंपनी को 1 रुपया भी टैक्स नहीं मिलने वाला। जमीन में निवेश बढ़ाने और खेती को फिर से जिंदा करने के लिए जमीन पर किसी का मालिकाना हक तय कराना उनके लिए बहुत जरूरी हो गया था। ये था तीसरा कारण। और वो भी किसके कारण हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन के कारण हुआ था। ये पहला प्रयोग था, इसलिए हमने पढ़ा। और अब हम देखेंगे वॉरेन हेस्टिंग का प्रयोग, मतलब वॉरेन हेस्टिंग की इजारेदारी प्रथा। इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 1793 के बीच में इसने भी एक प्रयोग किया था भू राजस्व व्यवस्था लाने के लिए। तो जब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने रॉबर्ट क्लाइव के द्वैत शासन को तुरंत समाप्त कर दिया
उसने टैक्स का काम सीधे कंपनी के हाथों में लिया और दो नए प्रयोग किए थे। कौन कौन से? एक पंचवर्षीय बंदोबस्त था और दूसरा प्रयोग था वार्षिक बंदोबस्त। पंचवर्षीय बंदोबस्त 1772 में और वार्षिक बंदोबस्त 1777 में। तो ये सबसे पहली पंचवर्षीय बंदोबस्त था क्या? इससे इजारेदारी प्रथा की इसने शुरुआत की थी। मतलब हेस्टिंग ने भू राजस्व वसूलने के लिए नीलामी प्रणाली शुरू की। नीलामी प्रणाली मतलब इसके तहत किसी भी क्षेत्र मतलब जमीन का टैक्स वसूलने का अधिकार उसे दिया जाता था जो सबसे ऊंची बोली लगाता था। और शुरुआत में यह ठेका 5 वर्षों के लिए दिया गया था। इन्हें ही जिन्हें दिया जाता था उन्हें इजारेदार कहा जाता था या फिर ठेकेदार कहा जाता था। और बाद में इसी में बदलाव किया गया। बदलाव का कारण ये है कि 5 साल का यह नियम पूरी तरह नाकामयाब हो गया क्योंकि ठेकेदारों ने जोश में आकर इतनी ऊंची बोलियां लगा दी थी कि जिसे वसूल पाना असलियत में मुमकिन ही नहीं था। परिणाम यह हुआ कि ठेकेदार खुद कंगाल हो गए और अंग्रेजों को भी टैक्स नहीं मिला। तो फिर आया वार्षिक बंदोबस्त। इसमें अपनी गलती सुधारने के लिए हेस्टिंग ने 1777 में 5 साल की अवधि को घटाकर 1 वर्ष कर दिया, यानी अब हर साल जमीनों की नई नीलामी होने लगी। ठीक है, तो इसका परिणाम क्या हुआ कि किसानों का भयंकर शोषण होने लगा। ठेकेदारों का जमीन से कोई स्थायी नाता नहीं था, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने मुनाफे के लिए किसानों पर भारी अत्याचार किए। कृषि का पतन होने लगा। ठेकेदारों ने खेती को सुधारने के लिए जैसे कुएं या नहर बनवाने में कोई निवेश नहीं किया था, जिससे उपजाऊ जमीनें बंजर होने लगी। कंपनी को नुकसान होने लगा। हर साल टैक्स की रकम बदलने से कंपनी अपना निश्चित वार्षिक बजट तय नहीं कर पा रही थी। भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी। भ्रष्टाचार बहुत होने लगे। पुराने और अनुभवी जमींदारों की जगह शहर के भ्रष्ट सटोरियों और व्यापारियों ने जमीनें हड़प ली थी। इसके बाद सबसे मेन आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका स्थायी बंदोबस्त 1793 में। 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था, तो उसके सामने ब्रिटिश संसद की तरफ से सबसे बड़ा निर्देश यही था कि बंगाल की भू राजस्व व्यवस्था में जारी सालाना अस्थिरता को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के साथ मिलकर इस समस्या पर गहरा अध्ययन किया और आखिरकार 1793 में इस ऐतिहासिक कानून को लागू किया। तो लागू होने की तिथि 22 मार्च 1793 को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू। ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर यह लागू हुआ था और लागू करने के पूर्व वैचारिक मतभेद हुए थे अंग्रेजों के भीतर। जॉन सोर और जेम्स ग्रांट, इनका मत सबसे पहले जॉन सोर उसका मानना था कि टैक्स को की रकम तय करने से पहले जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को सौंप दिया जाना चाहिए। कॉर्नवालिस इसके विचार से पूरी तरह सहमत था। वहीं दूसरी तरफ जेम्स ग्रांट का मत था कि जमीन का मालिक जमींदार नहीं बल्कि सरकार है और टैक्स सीधे किसानों से तय होना चाहिए। लेकिन आखिरकार क्या निर्णय हुआ कि कॉर्नवालिस ने जॉन सोर की योजना मानी, उसकी बात मानी और 1790 में जमींदारों के साथ 10 वर्ष का बंदोबस्त किया था और जिसे आगे चलकर 22 मार्च 1793 में स्थायी घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो यही था लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त। इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या थे कि नया भूस्वामी होगा, जमींदारों को जमीन का स्थायी और वास्तविक कानूनी मालिक माना गया। मतलब इस कानून की सबसे क्रांतिकारी बात यही थी कि सदियों से केवल टैक्स वसूलने वाली जमींदार अचानक से जमीन का वास्तविक और कानूनी मालिक बन गए। अब जमीन उनकी निजी संपत्ति बन गई थी जिसे वे बेच या ट्रांसफर कर सकते थे। टैक्स की दर फिक्स, राजस्व की दर हमेशा के लिए तय कर दी गई।
मतलब कंपनी ने भविष्य में पैदावार बढ़ने पर भी टैक्स की राशि न बढ़ाने का वादा किया था और टैक्स की दर हमेशा के लिए फिक्स हो गई। राजस्व का बंटवारा मतलब विभाजन 10-11 का नियम इसमें लागू हुआ कि जमींदार किसानों से जो भी कुल लगान वसूलता था उसका 10/11 भाग लगभग 89% सरकारी खजाने मतलब कंपनी में जमा होगा और 1/11 भाग मतलब 11% जमींदार अपने खर्च और मुनाफे के लिए रखता था। तो ये थे इसके मुख्य प्रावधान और आखिर में स्थायी बंदोबस्त को कड़ाई से लागू करने के लिए कॉर्नवालिस ने 1700 मतलब 1794 में एक पूरक कानून जोड़ा था जिसे सूर्यास्त कानून कहा जाता है। मतलब 1794 में उसने पूरक कानून जोड़ा था। इसके तहत क्या कहा गया था कि यदि कोई जमींदार निर्धारित तारीख के सूर्यास्त होने तक तय की गई सरकारी रकम कंपनी के खजाने में जमा नहीं करा पाता तो बिना किसी सुनवाई के उसकी पूरी जमींदारी को कुर्क करके नीलाम कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था मतलब टैक्स जमा करने के लिए एक निश्चित तारीख तय की जाती थी। अगर कोई भी जमींदार लापरवाह हुआ तो उसकी जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और इसका परिणाम ये हुआ कि कई पुराने और पारंपरिक जमींदारों की जमीनें नीलाम हो गई। उनकी जगह शहर के अमीर व्यापारियों ने खरीद ली। इस पूरे स्थायी बंदोबस्त की क्या-क्या विशेषताएं थी? सबसे पहला विशेषता था कि जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया। इस व्यवस्था से पहले जमींदार केवल टैक्स वसूलने वाले एजेंट थे, लेकिन कॉर्नवालिस ने उन्हें जमीन का स्थायी और वास्तविक कानूनी मालिक बना दिया। अब जमीन जमींदारों की निजी संपत्ति बन गई, जिसे वे जब चाहे बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या किसी और के नाम ट्रांसफर कर सकते थे। और राजस्व की दर हमेशा के लिए निश्चित कर दी गई। कंपनी ने सरकार के लिए लिया जाने वाला लगान हमेशा हमेशा के लिए स्थायी कर दिया। अंग्रेजों ने वादा किया कि भविष्य में खेती की पैदावार बढ़ने या अनाज की कीमतें बढ़ने पर भी कंपनी टैक्स की इस रकम को नहीं बढ़ाएगी। 10-11 का नियम लागू किया गया। जमींदार किसानों से जो कुछ कुल लगान वसूलता था उसे 11 भागों में बांटा गया था। 10/11 भाग हिस्सा सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकारी खजाने में जाती थी और 11% भाग जमींदारों को मिलता था। ठीक है, 10/11 मतलब 89% अंग्रेजों के पास जाएगा और 11% जमींदारों को मिलेगा। और सूर्यास्त कानून ये भी एक है कि निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक टैक्स न देने पर जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी और किसानों के अधिकार समाप्त हो गए। मतलब किसान लाचार हो गई। सदियों से जमीन जोतने वाले भारतीय किसान रातों रात अपने ही खेतों में अधिकारहीन मजदूर या फिर किराएदार बन गए थे। जमींदार जब तक चाहते किसान से खेती कराते थे और मनमाना लगान वसूलते थे। लगान न देने पर किसानों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और इस कानून में यह नियम था कि पट्टा प्रथा मतलब इसमें ये नियम था कि जमींदार हर किसान को एक पट्टा देगा जिसमें यह लिखा होगा कि किसान को कितना लगान देना है। लेकिन जमींदारों ने व्यावहारिक रूप से कभी भी किसानों को पट्टे जारी नहीं किए, जिससे किसान अदालतों में भी जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों को साबित नहीं कर पाती थी। तो इस पूरे स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे इसके गुण मतलब ब्रिटिश कंपनी को क्या-क्या लाभ हुआ। निश्चित और स्थायी आय मिल गई थी। कंपनी की वार्षिक आय हमेशा के लिए तय हो गई। अब सूखा पड़े या बाढ़ आए, अंग्रेजों को हर साल एक फिक्स बजट एडवांस
में पता होता था, जिससे सेना और व्यापार की प्लानिंग आसानी से होती थी। प्रशासनिक झंझट और खर्च से मुक्ति। हर साल या 5 साल में नए सिरे से जमीनों की पैमाइश करने, बोलियां लगवाने और टैक्स का हिसाब रखने का झंझट खत्म हो गया। अंग्रेजों का कंपनी का प्रशासनिक समय और जनशक्ति भी बच गई। वफादार जमींदार वर्ग का उदय, मतलब अंग्रेजों को भारत के भीतर एक ऐसा अमीर और शक्तिशाली वर्ग मिल गया जिसके हित खुद ब्रिटिश हुकूमत से जुड़ गए थे। इन जमींदारों ने आगे चलकर हर भारतीय जन विद्रोह जैसे 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का चमचा बनकर उनका साथ दिया था। इन सभी जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। कृषि में निजी निवेश। कंपनी का मानना था कि जब जमींदार जमीन के परमानेंट मालिक बनेंगे तो वे पैदावार बढ़ाने के लिए खुद अपने पैसे से कुएं, नहरें खुदवाएंगे और बंजर जमीनों को उपजाऊ बनाएंगे, जिससे व्यापार बढ़ेगा। कंपनी के व्यापार में वृद्धि। निश्चित राजस्व मिलने से कंपनी भारत से सूती कपड़ा, रेशम और मसाले खरीद कर यूरोप में बड़े पैमाने पर निर्यात करने लगी, जिससे उनका व्यापारिक मुनाफा कई गुना बढ़ गया था। ये तो ब्रिटिश कंपनी को लाभ हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ? किसानों को नुकसान हुआ था। स्थायी बंदोबस्त के दोष। किसानों और भारत को हुए नुकसान। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसानों का भयंकर आर्थिक शोषण हो रहा था। जमींदारों को जमीन का मालिक बना देने से वे किसानों से मनमाना लगान वसूलने लगे। लगान न देने पर किसानों को कोड़ों से पीटा जाता था और उनकी पैतृक जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। किसान बंधुआ मजदूर बन गए थे। सदियों से जमीन के मालिक रहे भारतीय किसान अपने ही खेतों में अधिकारहीन किराएदार या मजदूर बनकर रह गई थी। उनके पास कोर्ट कचहरी जाने का भी कोई कानूनी हक नहीं बचा था। अनुपस्थित जमींदारी, मतलब कई अमीर जमींदार गांवों को छोड़कर शहरों जैसे कोलकाता में आराम से जिंदगी जीने लगे थे। उन्होंने गांवों में टैक्स वसूलने के लिए क्रूर कारिंदों या गुंडों को रख दिया था, जिन्होंने किसानों पर अत्याचार की सारी हदें पार की थी। मतलब अत्याचार बहुत हुआ था किसानों के साथ। कृषि का पतन और अकाल। अंग्रेजों का यह सोचना गलत साबित हुआ कि जमींदार खेती में निवेश करेंगे। जमींदारों ने केवल मुनाफा कमाया और कृषि सुधार पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे उपजाऊ जमीनें बंजर हो गई और बार बार अकाल पड़ने लगा। कंपनी को भविष्य में वित्तीय नुकसान हुआ। क्योंकि टैक्स हमेशा के लिए फिक्स कर दिया गया था, इसलिए बाद में वर्षों में जब खेती का विस्तार हुआ और जमींदारों की कमाई कई गुना बढ़ गई, तब भी कंपनी का टैक्स नहीं बढ़ा। इससे अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान होने लगा, जिसके कारण बाद वे रैयतवाड़ी व्यवस्था लेकर आए थे। इसके आगे आने वाली क्लास में हम रैयतवाड़ी और महालवाड़ी पढ़ेंगे। अब इसकी एक बार समीक्षा करते हैं, स्थायी बंदोबस्त की समीक्षा। इसमें एक तरफा वित्तीय लाभ हुआ। यह व्यवस्था पूरी तरह से ब्रिटिश हितों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। इसने कंपनी को वित्तीय और राजनीतिक स्थिरता तो दी, लेकिन इसकी भारी कीमत भारत के कृषि क्षेत्र ने चुकाई। सामंतवाद का उदय। इसने भारत में एक नए और शोषक जमींदार वर्ग को जन्म दिया, जिसने अंग्रेजों की इशारे पर अपने ही देश के किसानों पर अत्याचार किए। फिर व्यावहारिक विफलता। अंग्रेजों को यह अनुमान गलत साबित हुआ कि जमींदार खेती का विकास करेंगे। इसके विपरीत कृषि का स्तर लगातार गिरता गया और ग्रामीण ऋणग्रस्तता बढ़ती गई। ऐतिहासिक भूल। इतिहासकारों के अनुसार इस कानून ने सदियों पुराने पारंपरिक किसान भूमि संबंधों को नष्ट कर दिया। यह अंग्रेजों का एक ऐसा आर्थिक प्रयोग था जिसने बंगाल जैसे समृद्ध अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पंगु बना दिया। अब आज की वीडियो का सारांश देख लेते हैं। आज सबसे पहले हमने पृष्ठभूमि देखा, द्वैध शासन और इजारेदारी प्रथा की विफलता और कृषि संकट के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू हुआ स्थायी बंदोबस्त। उसका मूल प्रावधान क्या क्या था? जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिकाना हक
मिल गया। राजस्व का 89% कंपनी और 11% जमींदार को। सूर्यास्त कानून लागू हुआ। स्थायी बंदोबस्त का पूरक कानून। इस निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक राजस्व न देने पर जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। कंपनी को लाभ हुए। निश्चित वित्तीय आय हुआ। बजट निर्माण में आसानी हुई और ब्रिटिश हुकूमत के प्रति वफादार जमींदार वर्ग का उदय हुआ। इसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि किसानों का तीव्र शोषण हो रहा था। गैर हाजिर जमींदारी की शुरुआत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पतन होने लगा। तो निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि यह व्यवस्था कंपनी के लिए सुरक्षा कवच और भारतीय किसानों के लिए आर्थिक अभिशाप साबित हुआ। तो आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी व्यवस्था, इसके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।